उसके जरिए से। तो आइए बात करते हैं डीएनए को लेकर के डीएनए किस तरह का बना होता है। डीएनए से पहले हम आपको न्यूक्लिक एसिड समझाना चाहेंगे, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आप वो नहीं देखना चाहते, सिर्फ डीएनए पढ़ना चाहते हो तो 10 मिनट की वीडियो को स्किप कर देना, या 7-8 मिनट की वीडियो को एटलीस्ट स्किप कर देना। तो शुरू करा जाए। हम तो एकदम इन डेप्थ पढ़ाएंगे। अगर आपको ये छोटी मोटी चीजें आती हैं तो फिर थोड़ी वीडियो को आगे बढ़ा लो। चलो तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, पुराने जमाने की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। तो फ्रेडरिक मिस्चर साहब ने क्या किया, उन्होंने पहली दफा पस सेल्स मतलब रेशे के सेल्स, या कई बुक्स के अंदर लिखा होता नहीं पस सेल्स नहीं, ना, उन्होंने स्पर्म्स यूज किए। किसके? फिशेस के यूज किए। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंडे की सफेदी के जैसा एक फ्लूइड निकलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल के अंदर से, फीमेल के अंदर से भी। अब मेल के अंदर से जो निकलता है ना, अगर आप उसको बड़ा करके देखो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कुछ ऐसे कीड़े चलते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएंगे, दौड़ते हुए नजर आएंगे। इनका नाम हम स्पर्म रख देते हैं। अगर फीमेल को देखोगे तो उनके अंदर गोल गोल दायरे जैसे सेल्स नजर आएंगे, जिनका नाम हम एग रख देते हैं। और ये स्पर्म और एग मिलते हैं, एक स्पर्म और एक एग ही मिलेगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिससे बच्चा पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने स्पर्म्स के अंदर देखा और हो सकता है उन्होंने पस सेल्स में। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, एक सेल के सेंटर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। अच्छा जी, अब ये न्यूक्लियस सेंटर के अंदर पाया जाता है। लेकिन जैसे आपको पता है ना, हमारे जिस्म को कौन कंट्रोल करता है? हमारा दिमाग। तो एक सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। समझो, न्यूक्लियस सेल का बड़ा डोन है, यही डिसाइड करेगा कौन सी चीज अंदर आएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। याद रहेगा। तो यानी इन्होंने सेल को बड़ा करके, और ये भी एनिमल सेल में, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर नहीं होता बल्कि साइड पे खिसका हुआ होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूम। अभी क्या देखो, इसको जरा बड़ा करके देखा न्यूक्लियस के ओर, तो जब न्यूक्लियस को बड़ा करके देखा तो इनको एक मॉलिक्यूल नजर आया। जो मॉलिक्यूल का नाम इन्होंने बाद में रखा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दिखा था। एसिड क्यों? क्योंकि उसकी नेचर एसिडिक थी। याद रहेगा। अच्छा जी, अब वो किस तरह का होता है बात करते हैं। मिटा दूं। चलो, सो जो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज अ पॉलीमर समझते हैं? पॉलीमर मतलब छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बड़ी चीजें बना दें, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बड़ी चीजें बना दें। इट इज अ पॉलीमर ऑफ, जैसे जो ईंटें मिलती हैं और दीवार बना देती हैं। इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या रिपीटिंग यूनिट्स, यानी एक ही यूनिट बार बार रिपीट होते रहेंगे, एक ही चीज बार बार रिपीटिंग होती रहेगी, कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो पहले देखें, अगर हम आपसे पूछें कि जो दीवार है, ये दीवार किस चीज की बनी है, तो आप बोलोगे सर ईंटों की बनी है। फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या ये दीवार मजबूत है, सोच के बताओ। तो अब आप में से जो अच्छा बच्चा क्या करेगा, उसमें से एक ईंट को निकालेगा और एक ईंट को निकाल के हथौड़े से मार के तोड़ेगा। अगर फर्ज कर लो हथौड़े से मारो और वो ईंट टूट ही नहीं रही, काफी मजबूत ईंट है, तो वो बोलेगा सर ये तो बड़ी मजबूत दीवार है, अच्छी दीवार है, क्योंकि सारी ईंटें मतलब मजबूती पे लगी होंगी। लेकिन जो गधा बच्चा ठा मार के तोड़ना शुरू कर देगा और वो तोड़ के गया सर ये तो बड़ी आसानी से टूट गई देखो, तो अब देखो, अगर मैं फर्ज कर लीजिए एक ईंट को बाहर निकालूं, हथौड़े से पुचुक मार के तोड़ूं हथौड़ा, अब क्या होगा? अगर तो वो आसानी से टूट रही है तो हमको पता चल जाएगा यार ये दीवार इतनी मजबूत नहीं है, कमजोर है। और अगर फर्ज कर लीजिए हथौड़े मार रहे हैं वो टूट ही नहीं रही है, इसका मतलब ये दीवार क्या है? मजबूत। समझे? अगर हम एक ईंट को निकालें तो उसके बारे में, पूरी दीवार के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या न्यूक्लिक एसिड के बारे में मुझे पूरा देखने की जरूरत है? नहीं, मैं उसकी एक ईंट निकाल लूंगा। जैसे अब न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ लें तो क्या हमको पूरे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा? सोच के बताएं। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें, पहले तो आप देखें, मैं बनाने का चाह रहा हूं। पहले तो आपने बनाना है एक बड़े गौर से सुना, एकदम तुमको फील करा देंगे यार, तुमने इससे बेस्ट लेक्चर किसी से नहीं सुना होगा, सुनना मजा आएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब मैंने किया क्या, मैंने ये पेंटोज शुगर बनाई। पेंटोज शुगर देखें, पेंट का मतलब होता है 5 और ओस का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अच्छा, इसका एक और नाम होता है राइबोज शुगर। जिस लफ्ज के एंड पे ओएस याद है, समझ आना क्या है? मोनोसेक्राइड। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे क्या हैं? मोनोसेक्राइड है। अब मैंने किया क्या देखें, मैंने ना 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन रिंग के अंदर लगाए हैं और 1 कार्बन रिंग के बाहर लगाया है।
तो आपने कुछ इस तरह से बना देना है। 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। मेरे साथ बोलो, 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। अच्छा, अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाली फील आ रही है। भाई बड़वा, बात तो सही है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। पोली का मतलब होता है खूब ढेर सारे, मैनी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता था OH। तो अब आप एक काम करो, इनको OH दे दो। जैसे इसको भी OH देना है, और इसको भी OH देना है, और इसको भी OH देना है। इसको नहीं देना है, इसके साथ पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, इसको नहीं देना। और लास्ट वाले को भी OH देना है। ठीक है। अच्छा, इसको कह दो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। याद रहेगा। तो हर कार्बन को OH दे देना है सिवाय कार्बन नंबर 4 के। अब आप इनके बॉन्ड पूरे कर लो। भैया आपको पता है ना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता होता है? 4। इसके देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए, 1 की कमी, तो मैं 1 हाइड्रोजन दे दूंगा। इसको देखो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, 1 की कमी, तो 1 हाइड्रोजन दे दूंगा। इसको देखो 1 2 3, 1 की कमी, तो 1 दे दूंगा। इसको देखो 1 2 3, 1 की कमी, 1 दे दूंगा। इसको देखो, इसके सिर्फ 2 ही बने हुए हैं, 2 की कमी, तो इसको हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। याद रहेगा? याद रहेगा। अगर आप नहीं भी याद करना चाह रहे तो कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखो कि 5 कार्बन वाली आपने क्या बनानी है? शुगर। 5 कार्बन वाली शुगर 4 कार्बन रिंग के अंदर, आई रिपीट 4 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन रिंग के बाहर। याद रहेगा, 4 कार्बन रिंग के अंदर और 1 कार्बन रिंग के बाहर। अब मैंने मिटाया क्यों है? आपके आसानी के लिए। लेकिन कार्बन नंबर 2 पे आप लगा रहने दो, क्यों मैं बाद में बताता हूं। ठीक है, चलो अभी तक हमें समझ आ गया। तो ये क्या है? राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अब हम एक काम करते हैं, कार्बन नंबर 1 पे हम लगाएंगे N.B, नाइट्रोजिनस बेस। आई रिपीट, नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर के 5 कार्बन वाली शुगर के कार्बन नंबर 1 पे लगा दिया नाइट्रोजिनस बेस। अब जो नाइट्रोजिनस बेस है वो 2 तरह की होती हैं। कुछ होती हैं प्यूरिन्स और कुछ होती हैं मेरे प्यारे बच्चों पायरिमिडीन्स। ऐसा आएगा, धीमे धीमे आएगा, थोड़ा मुश्किल लेक्चर है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। अच्छा, तो प्यूरिन्स हैं उनके अंदर आती है एडेनिन और आती है गवानीन। अच्छा जी, जो पायरिमिडीन्स हैं उनके अंदर आती है साइटोसिन और उनके अंदर आएगी थायमिन। यूरासिल बेग, उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। अच्छा, याद है जो प्यूरिन्स होती हैं ये डबल रिंग है, यानी इसमें डबल लिंक होंगे और दोनों आपस में चिपके हुए होंगे। डबल लिंक, दोनों आपस में चिपके हुए, बनाकर दिखाएं। जैसे ये देखना, डबल लिंक, दोनों आपस में चिपके हुए, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, दोनों आपस में चिपके हुए, 2 रिंग। इसके अंदर सिर्फ से एक ही रिंग होगा, सिंगल रिंग वाला। ये देखना, ये सिंगल रिंग, सिंगल रिंग। याद रहेगा। पायरिमिडीन एक रिंग वाला, प्यूरिन डबल रिंग वाला। यानी अभी तो हमने आपके आसानी के लिए कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस लिखा है, लेकिन दिल ही दिल में आप ये बात जानते हो कि नाइट्रोजनस बेस 2 तरह की होती हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन। अगर 2 बॉन्ड, अगर 2 फर्ज के लिए रिंग आपस में चिपके हुए हैं तो प्यूरिन्स है, अगर एक रिंग है तो पायरिमिडीन है। अच्छा, प्यूरिन्स में एडेनिन और गवानीन आएंगे और पायरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? चलो, तो अभी यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? नाइट्रोजनस बेस। अब आप यहाँ पे अगर आपका दिल कहता तो साइटोसिन लगा दो, थायमिन लगा दो, एडेनिन लगा दो, गवानीन लगा दो, मना ही नहीं है, जो मर्जी लगा दो। ठीक है। अच्छा, आप इधर आइए, कार्बन नंबर 5 पे। कार्बन नंबर 5 पे आपने लगाना है PO4, फॉस्फेट ग्रुप। ये कहां से आपको मिलेगा? ये मिलेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से, तो यहां से आपको मिल जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि हमने जो पढ़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलेगी। नंबर 1, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है नंबर 1 राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अच्छा जी, नंबर 2 पे हमको क्या मिलेगा? नंबर 2 पे हमको देखने को मिलेगा नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अच्छा जी, और हमको नंबर 3 पे क्या देखने को मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप। बस, अच्छा लगा है? मजा आया है? हाँ आया है। ठीक है। तो अगर आपने इन तीनों चीजों को आपस में चिपका दिया तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। आसान लगा। देखो, 5 कार्बन वाली रिंग लेनी। 5 कार्बन कैसे लोगे? 4 कार्बन रिंग के अंदर, 1 कार्बन रिंग के बाहर। पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस और आखिरी वाले कार्बन के साथ, यानी 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अगर फर्ज कर लीजिए हम यहां से ये फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकाल दें, ये देखना, अब यहां से हमने इसको बाहर निकाल दिया। अरे वाह, अब ये जो चीज आपके सामने बनी है क्या है? राइबोज शुगर, राइबोज शुगर प्लस ये क्या बचा? नाइट्रोजनस बेस। तो इसको हम पता क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड के अंदर बड़े फेमस क्वेश्चन आते होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। देखो, अगर तीनों को मिलाओगे तो न्यूक्लियोटाइड टी से,
अगर दो को मिलाओगे जैसे राइबोस शुगर 5 कार्बन वाली और नाइट्रोजनस बेस, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। आसान लगा है? आसान लगा है? अच्छा जी। उसके बाद मिटा दूं, ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए, तो अभी उसके बाद अभी बात करते हैं डीएनए की। नजर आ रहा है? ओके, वाह, बढ़िया से नजर आ रहा है। चलो अभी हम बात करते हैं कि डीएनए क्या होता है। सो डीएनए के ऊपर अच्छा, अभी याद रखिए जो डीएनए भी क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब छोटी छोटी चीजों को मिलाकर बड़ी बड़ी चीजें बना देना। यस, सो डीएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या अभी हम बात करते हैं। सो डीएनए इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ऑल्सो क्यों लिखा यार? कोई और भी चीज है? नहीं, सिर्फ यही है, पॉलीमर ऑफ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अभी क्या आपको समझाते हैं, फील कराते हैं। जैसे कि अभी आपने दोबारा बनाया था, मेरे साथ दोबारा बनाओ। जैसे अभी आपने क्या बनाया था, देखना, आपने क्या लगाया था? एक ऑक्सीजन, उसके बगल बगल में क्या लगाए थे? 1 2 3 4 कार्बन। अच्छा, याद है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और एक कार्बन रिंग के बाहर लगेगा कार्बन नंबर 5 वाला। अच्छा, कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगाना था? अगर आपको याद हो, नाइट्रोजनस बेस। और कार्बन नंबर 5 पे आपने क्या लगाना था? फॉस्फेट ग्रुप। और अगर आपको याद हो तो हमने इसका नाम रखा था न्यूक्लियोटाइड। टाइड्स नहीं, टाइड बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अच्छा, ये आपने बनाया था, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमने कार्बन नंबर 2 पे OH लगाया हुआ था, बाकी कार्बन पे भी लगा हुआ है कार्बन नंबर 4 को छोड़ के, लेकिन मैं सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे OH को शो कर रहा हूं। अगर हम फर्ज कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लें, अब क्या होगा भाई? यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया है। अब इधर देखें भाई, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये क्या है? डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। अच्छा, ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका नाम पड़ेगा डीऑक्सी। देखें, डी का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबो मतलब ये रहा राइबो शुगर 5 कार्बन वाली, और न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। आसान लगा है? बस यही काम करना है। तो डीएनए किसका बना होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। ये क्या होते हैं? 5 कार्बन वाली शुगर लेनी है, 5 कार्बन में से कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। ऑक्सीजन को जब आप बाहर निकाल दोगे तो अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बन जाएगा, ये आपके सामने का बना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बस खास बात यह है, अगर आप यहां पे ऑक्सीजन चिपका दोगे दोबारा से तो पता क्या बनेगा? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आसान लगा? आसान लगा। अच्छा, डीएनए है क्या? डीएनए ये परमानेंट स्टोरेज करता है। परमानेंट स्टोरेज किसकी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, परमानेंट स्टोरेज। यानी आपके माँ बाप से जो खूबियां आपके अंदर ट्रांसफर होती हैं वो दरअसल इसी की वजह से होती हैं, डीएनए की वजह से। ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है? यानी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यही जमा करके रखता है। यही बताएगा एक इंसान कितना लंबा होगा, एक इंसान का कद कैसा होगा, एक इंसान की स्किन कैसी होगी, एक इंसान के बाल कैसे होंगे, यही बताएगा, डीएनए ही बताएगा। क्लियर है? आसान लग रहा है? अच्छा, डीएनए होता कैसा? डीएनए लेटर शेप्ड होता है, लेटर सीडी की तरह का, लेटर शेप्ड, डबल स्ट्रैंडेड, डबल 2 धागों वाला, डबल स्ट्रैंडेड। ये कुछ इस तरह से देखना, कुछ इस तरह से 2 धागों वाला। ठीक है। अच्छा, ये 2 धागे हमने आपके सामने वैसे बनाए, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर समझ तो बताएं। हेलिकल स्ट्रक्चर ये देखना, आपने वो अक्सर सीढ़ियां देखी हैं, वो सीढ़ियां जो ऊपर चढ़ी होती हैं यार, वो जो लोहे की बनी होती हैं, वो सीढ़ियां कैसे चढ़ी होती हैं? आपने देखा कभी? ऐसे करके, है ना, ऐसे स्प्रिंग के जैसे ऊपर चढ़ी हैं। तो अगर हम यहाँ से डीएनए को खड़े होकर नीचे से देखें तो डीएनए आपको ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। ये स्ट्रक्चर कौन सा बना? हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कौन सा है? हेलिकल स्ट्रक्चर। कितने धागों वाला है? 2 धागों वाला है। किससे बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है। अभी और बात करी जाए, चलो मिटा दूं, ओके हो गया, मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं, ओके हो गया। अभी थोड़ी और बात करते हैं। जैसे कि पहले तो हम आपके सामने बनाते हैं, फिर से एक दफा, वंस अगेन, ऑक्सीजन, कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, और इसके साथ क्या लगा हुआ था? फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ था? नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, मैं एक और नीचे लेता हूँ, यही इसी तरह का, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे कार्बन,
कार्बन कार्बन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर PO4 फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा बड़ी खास बात सुनना, ये जो फॉस्फेट और कार्बन के दरमियान बॉन्ड पाया जा रहा, इसका नाम होता है एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। तो अब क्या होगा, इसका कार्बन नंबर 1 2 3, अब आप ये बात समझ रहे हो ना, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकली होगी ना, डीएनए की बात करें तो ऑक्सीजन बाहर ही निकली होगी। अब यहां का कार्बन नंबर 3 इस फॉस्फेट को देखेगा ए, फॉस्फेट देखेगा कार्बन नंबर 3 को ए, दोनों के दरमियान दिल ही दिल में कोई ना कोई राब्ता चलेगा और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ये लो, अब दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, अरे वाह वाह वाह, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहां पे भी बना हुआ। तो फॉस्फेट ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए और दोनों ही एस्टर बॉन्ड है। तो क्या नाम पड़ेगा, फॉस्फो, फॉस्फो, क्यों फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट की वजह से। डाई, डाई मतलब 2, 1 2, डाई एस्टर बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो बता देना, क्या बताओगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। क्लियर है, मजा आया, मजा आया। अच्छा अगर नीचे वाला यहां से आकर ठोकोगे तो नीचे वाला भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा अगर आप गौर से देखो तो डीएनए की बैकबोन कौन बना रहा, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ये चीज अंदर रहने वाली है ना, ये चीजें बाहर रहेंगी। ठीक है, चलो अभी आपने जैसे ये बनाया ना, अब सेम एक यहां पर आप बनाओ उल्टा करके, ये देखना कुछ ऐसे, ऑक्सीजन याद है ना, कार्बन 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 कार्बन, ये लीजिए। ठीक है, और एक कार्बन याद है ना, रिंग के किधर लगाना था, बाहर। इस कार्बन के साथ क्या अटैच करना था, फॉस्फेट ग्रुप, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच करना था, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अच्छा अब याद रखें जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस जो है, अब वो कितनी तरह की, अभी हमने आपको 4 तरह की बताई है। एक होती है एडिनिन, एक होती है गवानीन, एक होती है साइटोसिन और एक होती है थायमिन, साइटोसिन और एक होती है थायमिन। अच्छा ऑलवेज रिमेंबर मेरे प्यारे बच्चों को, जो एडिनिन है वो हमेशा ऑलवेज थायमिन के सामने आएगी। जैसे हमेशा ए के सामने जोड़ना है टी को और इनके दरमियान 2 बॉन्ड बनाने हैं। अब ये बॉन्ड कौन से, वो तो बाद में बात करते हैं। अच्छा हमेशा गवानीन और साइटोसिन के दरमियान आपस में बॉन्ड बनाने हैं और बॉन्ड कितने बनाओगे, 3। याद रहेगा किस किस को आपस में चिपकाना है, एडिनिन के सामने थायमिन को चिपकाना है और गवानीन के सामने साइटोसिन को चिपका देना है। याद रहेगा, ए को टी के साथ जोड़ना है, जी को सी के साथ जोड़ना है, ए को टी के साथ, जी को सी के साथ। चलो ये बताओ, ए के सामने क्या आएगा, बताओ, टी, शाबाश, कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा सी के सामने क्या आएगा, जी, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। याद रहेगा। अच्छा टी के सामने क्या आएगा, ए, कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही समझने में। कुछ नजर भी आ रहा है कैमरे पे, हाँ नजर आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा अभी देखें अब क्या होगा, अगर फर्ज कर लीजिए हम इस नाइट्रोजनस बेस में अब की बार हम ले लेते हैं थायमिन, तो यहां पर अब आप मुझे बता सकते हो इस नाइट्रोजनस बेस में इन चारों में से कौन सी आकर यहां पे लगेगी, सोच के बताइए। हाँ देखो, जहां पे कहीं टी आएगा तो टी के सामने हमेशा ए ही आएगा, जहां पे शाहरुख खान आएगा उसके सामने हमेशा काजल ही आएगी। ठीक है, जैसे शाहरुख खान और काजल एक दूसरे के लिए बने हैं, तो इसी तरह एडिनिन और थायमिन भी एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर थायमिन आई है तो यहां पर ऑलवेज क्या आएगा, एडिनिन, और कोई चीज को नहीं लगाना है। अब क्या होगा, अब आप मुझे बता सकते हो कि इस एडेनिन और थायमिन में कितने बॉन्ड बनते हैं, तो 2 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन मैं 2 बॉन्ड को ये 3 डॉट से शो करने वाला हूं, ये देखना। अच्छा जी, ऐसा क्यों शो कर रहा हूं, तो याद रखें, अरे देखो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं ना, तो थोड़ा सा वो भी सीख लो। देखो 1 2 3 1 2 3, अब ये 3 बॉन्ड है, ये